आज हम मेथड्स ऑफ टीचिंग करने वाले हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग में टीचर सेंटर्ड मेथड और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड हम पहले देखेंगे क्या होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड में आप लोग बताएंगे क्या होता है टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड, क्या समझते हैं आप इनसे। कोई भी। टीचर सेंटर्ड में टीचर का पूरा पूरा वो होता है, भागीदारी होती है टीचर की। वही लेक्चर देता है और स्टूडेंट सुनता है। वेरेज यदि स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, जैसे मूव होता है ऑनलाइन वगैरह, तो उसमें केवल अपना स्टूडेंट्स का ही अपना वो होता है ऑन देयर डिस्क्रिप्शन। जब वो चाहता है अपना लेक्चर सुनता है, और जब उसके पास टाइम होता है। इस वजह से टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड में टीचर की भागीदारी नहीं होती है, नहीं के बराबर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कंटेंट तो होता है, कंटेंट में तो कह सकते हैं कि टीचर की भागीदारी है, बट वैसे एक्टिवली नहीं होता है, पैसिव होता है उनका योगदान। जी ठीक है। हाँ। जी, सही बताया आपने। टीचर सेंटर्ड में टीचर का मेन रोल होता है और स्टूडेंट सेंटर्ड में टीचर सेंटर्ड में स्टूडेंट्स का भी रोल होता है, पर वो पैसिव रोल होता है, वो एक्टिवली नहीं वहां पे होते हैं, वो पैसिवली सिर्फ लिसनर्स होते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक आप सभी ने देखा होगा, जैसे कि जो शेफ होते हैं टीवी में या फिर वीडियो में, आपने शेफ देखा होगा। एक तो है कि वो बता रहे हैं कोई भी डिश बना करके, और इस इंग्रेडिएंट के बाद में ये डालना है, इसके बाद ये डालना है, और आप उनको सुन रहे हो या फिर देख रहे हो, या फिर साथ में अगर आप नोट्स भी बना रहे हो, तो वो क्या हो गया, आप सिर्फ वहां पे पैसिव लिसनर हो। वहां पे आप उनको देख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कैसे क्या बना रहे हैं, आप उनसे सीख रहे हो। और एक हो गया कि कोई कुकिंग का कंपटीशन हुआ और वहां पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, और वहां पे फिर आपको इंग्रेडिएंट्स दे दिए गए, और आप अपने हिसाब से कोई भी डिश, अपनी यूनिक डिश तैयार कर सकते हो। कोलैबोरेट भी कर सकते हो आप और किसी के साथ में, और या फिर आप पूछ सकते हो कि दूसरों से भी पूछ भी सकते हो कि कैसे क्या करना है। इस तरीके से ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्टूडेंट सेंटर, जिसके अंदर टीचर का रोल है वो सिर्फ हेल्प, आप किसी से हेल्प ले सकते हैं स्टूडेंट सेंटर में, पर अब ये नहीं होता कि पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो देखते हैं, फोकस होता है टीचर सेंटर्ड में, प्राइमरी फोकस इज ऑन द टीचर एज द सेंट्रल अथॉरिटी फिगर। सेंट्रल अथॉरिटी फिगर होता है टीचर सेंटर्ड में। टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस। इसमें टीचर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और नॉलेज का ट्रांसमिशन कैसे होता है, द टीचर इम्पार्ट्स नॉलेज थ्रू लेक्चर। जैसे कि क्लासरूम में बैठ के स्टूडेंट सभी बैठे हुए हैं और टीचर लेक्चर तैयार करके आए हैं, वो लेक्चर दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रस्तुति, और डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। तो ये सारे टीचर सेंटर्ड मेथड में ही आते हैं। एंड स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब एंड मेमोराइज द इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स का क्या काम होता है यहाँ पे, कि जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनको सुनना और उसको अपने अंदर उतरने देना और उसको याद करना, जो भी वो पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पैसिव लर्निंग कर रहे हैं। तो टीचर सेंटर्ड मेथड में पैसिव लर्निंग होती है। स्टूडेंट्स ऑफन प्ले अ मोर पैसिव रोल इन द लर्निंग प्रोसेस एज दे रिसीव इंफॉर्मेशन रेदर देन एक्टिवली engaging विद इट। तो वो सिर्फ बैठ करके सुन रहे हैं, कोई ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रही है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। असेसमेंट, इसमें असेसमेंट कैसे होती है,
तो evaluation is typically based on standardized test exam that measure how well student can recall the information taught by the teacher. तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें टीचर ने जो पढ़ाया, टीचर वही टेस्ट करते हैं कि उन्हें कितना याद है, कितना समझ में आया, वो कितना रिकॉल कर पा रहे, कितना याद है उन्हें। तो इसके लिए टेस्ट और एग्जाम, क्विज, ये सब होते हैं, इनके थ्रू इवेल्युएशन करा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिशनल अप्रोच। जो टीचर सेंटर्ड मेथड है वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, और दिस मेथड इज अलाइंड विद द ट्रेडिशनल डायडेक्टिक स्टाइल ऑफ टीचिंग। डायडेक्टिक मतलब यही जो टीचर सेंटर्ड होता है, जिसके अंदर टीचर का मेन रोल होता है और स्टूडेंट सिर्फ पैसिवली होते हैं प्रेजेंट। तो ये था टीचर सेंटर्ड। अब नेक्स्ट है लर्नर सेंटर्ड। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधि। इसके अंदर क्या होता है, इसमें फोकस होता है स्टूडेंट के ऊपर। द टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर। वो फैसिलिटेटर एज ए गाइड और सपोर्ट उनके साथ रहते हैं, पर जो मेन काम होता है, इसमें मेन फोकस होता है वो स्टूडेंट पे ही होता है। एक्टिव लर्निंग होती है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस प्रमोट एक्टिव लर्निंग। जैसे कुकिंग का एग्जांपल मैंने दिया था, तो उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उस चीज के अंदर और फिर सीख रहे हो। वहां पे आप हेल्प भी ले सकते हो, पर वो जो जिनसे आप हेल्प ले रहे हो, जो आपके टीचर या जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, वो सेकेंडरी रोल प्ले कर रहे हैं, पर मेन रोल है आपका। where students are encouraged to explore, inquire, and construct knowledge themselves. अब अपने आप से कर करके फिर सीख रहे हो, टीचर के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं हो। और जो लर्नर सेंटर्ड होता है उससे क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलता है। स्टूडेंट्स आर encouraged टू थिंक क्रिटिकली, एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड पार्टिसिपेट इन डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज। उसके बाद इसमें असेसमेंट कैसे होती है। इसमें असेसमेंट के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट होता है या जो भी टॉपिक होता है उसको अच्छे से समझा जाता है, उसके बारे में सोच विचार किया जाता है। तो एक थोड़ा गहन चिंतन किया जाता है इसमें स्टूडेंट सेंटर्ड में। तो इसके अंदर जो इवेल्युएशन होगा वो सिर्फ ऐसे तो नहीं होगा ना कि सिर्फ टेस्ट या क्विज क्वेश्चंस ये दे दिए गए। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें प्रोजेक्ट्स की हेल्प से, प्रेजेंटेशन, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, इन सब के द्वारा इवेल्युएशन करा जाता है, दैट डेमोन्स्ट्रेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। स्टूडेंट एम्पावरमेंट। तो जो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होते हैं वो स्टूडेंट को एम्पावर करते हैं। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग एम्स टू एम्पावर स्टूडेंट। कैसे? टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग एंड बिकम सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स। तो इससे, हाँ बिल्कुल, इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स वो बनते हैं, अपने आप से स्वनिर्देशित लर्नर बनते हैं। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग में। ये 3 तरीके से इनको डिवाइड करा गया है। एक तो लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड्स, जब बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, तो किन मेथड्स का यूज किया जाएगा वो हम देखेंगे। स्मॉल ग्रुप, छोटे समूह के लिए कौन कौन से मेथड्स को यूज किया जाता है। और इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड, और एक जने के लिए, जो एक स्टूडेंट होता है उसके लिए किन मेथड्स का यूज किया जाता है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले लार्ज ग्रुप मेथड्स है। इसके अंदर लार्ज ग्रुप जब होता है ना, तो हम कौन से टीचर सेंटर्ड का यूज करते हैं, टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटजी, क्योंकि उसके अंदर टीचर एक है और बहुत बड़ा ग्रुप है, तो हर एक बच्चे को, ताकि इंडिविजुअल अटेंशन तो नहीं मिल सकती, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इसलिए टीचर सेंटर्ड का यूज करते हैं, जिसके अंदर उन सभी को एक साथ में सिखाया जा सके। तो इसके लिए जो मेथड है वो सबसे पहला है लेक्चर मेथड। इनको हम डिटेल में अभी देखेंगे। सेकंड है टीम टीचिंग। थर्ड है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। ये सारे लार्ज ग्रुप मेथड्स हैं।
और स्मॉल ग्रुप के लिए मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, मतलब इसमें टीचर सेंटर्ड भी आ सकता है और स्टूडेंट सेंटर्ड भी आ सकते हैं। ये सारे जो दिए गए हैं ये स्मॉल ग्रुप के लिए याद रखने हैं ये कि कौन से में है। फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन, सेकंड सेमिनार, थर्ड पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, ट्यूटोरियल, केस स्टडी, रोल प्ले, सिमुलेशन, डेमोन्स्ट्रेशन। ये सारे के सारे हैं स्मॉल ग्रुप में। और उसके बाद इंडिविजुअलाइज्ड मेथड में कौन कौन से हैं? ट्यूटोरियल, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इंटरैक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हेरिस्टिक मेथड। इन सभी को ध्यान रखना है कि कौन सा लार्ज ग्रुप में है, कौन सा स्मॉल में है और कौन सा इंडिविजुअलाइज्ड में है। अब हम इनको देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड से आप क्या समझते हो? क्या होता है लेक्चर मेथड में? किसी एक विषय पर व्याख्यान करना। हाँ, तो इस मेथड को हम, आपको क्या लगता है कि कब यूज कर सकते हैं? बड़े ग्रुप में। बिल्कुल, जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो इस मेथड को यूज करते हैं। मोस्ट कन्वेंशनल, ये सबसे पुराना और पहले से चला आ रहा और डोमिनेटिंग टीचिंग मेथड है, मतलब अभी भी बहुत यूज होता है ये मेथड। टीचिंग इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, टीचर इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर। तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, लेक्चर मेथड। वन वे कम्युनिकेशन होती है, टीचर लेक्चर देते जाते हैं और स्टूडेंट होते हैं वो बैठ के बस सुनते रहते हैं उनको। द स्टूडेंट डू नॉट कन्वर्स विद द टीचर ड्यूरिंग द लेक्चर बाय द टीचर। तो बीच में वो बात नहीं करते हैं। अगर ऐसा भी होता है ना कि टीचर ये भी बोलते हैं कि एंड में वो अगर बोलते हैं तो भी बहुत ही कम कॉन्वर्सेशन होती है, कि अगर वो एंड में ऐसा बोलते हैं कि आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी, तो बहुत ही कम कॉन्वर्सेशन होती है। बीच में कोई भी ड्यूरिंग द लेक्चर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती है। तो अब इसकी एडवांटेजेस देखते हैं पहले, फिर इसके डिसएडवांटेजेस आप बताएंगे। इट इज इकोनॉमिकल एंड सिंगल टीचर कैन टीच लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट अ टाइम। और इट सेव्स, इससे बहुत सारा टाइम बच जाता है और सिलेबस को भी बहुत ही कम टाइम में, जितना भी टाइम मिला है उस टाइम में कवर किया जा सकता है आराम से। तो ये इसका फायदा है। इट इज यूजफुल फॉर इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अगर किसी भी तरीके की कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है जिसके अंदर की कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग या इस तरीके की कोई चीज नहीं है, तो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसके लिए बहुत जरूरी है। इट सिंप्लीफाई द टास्क ऑफ द टीचर। इससे टीचर का भी काम इजी होता है। उसके बाद नेक्स्ट, इसके डिसएडवांटेज कौन बताएगा? क्या हो मैम सकती है? इसमें अगर स्टूडेंट का डाउट रहेगा तो उस टाइम डाउट क्लियर करना मुश्किल होगा ना, क्योंकि हम्म, हाँ, वो वो बीच में पूरा डाउट नहीं पूछ सकते। टीचर। हाँ। हम्म। और लोगों से मैम कम्युनिकेशन करने का मौका मिल जाता है उस बहाने लोगों को। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे डिस्टर्ब कर सकते हैं कि वो आपस में बात करने लग जाएं, ऐसा? नहीं नहीं मैम, मतलब वो ग्रुप, मतलब उनको, मतलब लोगों को समझने का, बच्चों को पढ़ने का, सीखने का मौका मिलता है उससे, एक दूसरे से।
अच्छा, मैं डिसएडवांटेज पूछ रही हूँ। अच्छा, हाँ जी। चलिए देखते हैं हम डिसएडवांटेज क्या हो सकती है। इट प्रोवाइड्स वेरी लेस अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स तो जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, आधे सोए हुए हैं, कुछ आपस में बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो इसमें ना, इसमें स्टूडेंट एक्टिव रहने की बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है। तो अगर उन्हें वो एक्टिव नहीं रहेंगे तो एक उनके तो दिमाग का पर्दा है वो भी बंद हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो टीचर को सुनते ही रहेंगे। इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ। अब हो सकता है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा हो, और इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स, हो सकता है कि टीचर जिस तरीके से जिस मेथड से पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ को समझ में आ रहा हो, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या फिर वो इंटेलिजेंट हो, उन्हें वो आता हो आराम से समझ, पर कुछ हो सकते हैं जिन जो उस चीज को ना समझ पा रहे हो, तो टीचर तो एक ही तरीके से सबको समझा रहे हैं, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। It usually does not provide opportunities to learn as to solve problems. इसके अंदर सिर्फ एक तरीके से लेक्चर, थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, थ्योरी के ऊपर ही फोकस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे कुछ करके, या फिर हो सकता है कि किसी को ये नहीं समझ आ रहा हो कि वो जो पढ़ रहे हैं उसको कैसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करें, या कैसे किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है इससे। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। उसके बाद टीम टीचिंग आता है। टीम टीचिंग के अंदर क्या होता है कि एक एक ही क्लासरूम होती है, सेम बच्चे होते हैं, पर टीचर दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई योगा क्लास है, कोई उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और जैसे और उसके अंदर दो तीन या उससे ज्यादा टीचर्स हैं, जैसे जो बीच बीच में उनकी अलाइनमेंट्स ठीक कर रहे हैं, या फिर जो उनको गाइड कर रहे हैं, इस तरीके से अगर आपने देखा हो तो वो टीम टीचिंग का ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, टीम टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ two or more teachers working together to plan, conduct, and evaluate the learning activities for the same group of learners. इसके अंदर जो टीचर होते हैं वो साथ में प्लान करते हैं, साथ में पढ़ाते हैं, कंडक्ट करते हैं, एंड इवेलुएट, और बाद में साथ में ही उनका इवेलुएशन करते हैं। लेकिन जो लर्नर्स होते हैं वो सेम होते हैं एक ही क्लास के अंदर। अब इसके क्या एडवांटेजेस है कि टीचर्स को सपोर्ट मिलता है। मतलब एक तो इसके अंदर ये हो गया कि एक तो एक से भर एक अब एक से ज्यादा अगर टीचर हैं तो उन वो भी मिलजुल कर अपना काम कर सकते हैं। उनके अलग अलग आइडियाज, अलग अलग तरीके, उनकी अलग अलग एक्सपर्टीज, वो सारे उन बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। सपोर्ट फॉर टीचर्स, टीचर्स को भी एक दूसरे का सहारा मिल जाता है। क्लोजर इंटीग्रेशन ऑफ स्टाफ, वो उनके अंदर घनिष्ठता, एकीकरण, इंटीग्रेशन, ये सब आता है। वैरायटी ऑफ आइडियाज, बहुत सारे विचार उनके पास होते हैं पढ़ाने के लिए। बेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो जब टीचर बहुत सारे हैं तो वो इंटरेक्ट भी बच्चे आराम से कर पाएंगे, और वो क्लास के अंदर इन्वॉल्व हो पाएंगे, एक्टिवली प्रेजेंट रह पाएंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी, तो इससे टीचिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। इसकी लिमिटेशन क्या है, सीमा, इट कंज्यूम मोर टाइम एंड एनर्जी। अब इसके अंदर एक तो टाइम भी ज्यादा लग रहा है, सभी इतने, एक तो एक टीचर का ही टाइम लगे, इतने सारे टीचर्स का टाइम लग रहा है, साथ में उनकी एनर्जी, तो ज्यादा टाइम और एनर्जी ये कंज्यूम करता है। और इसके लिए मोर टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड, ज्यादा टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, और इस मेथड से सभी सब्जेक्ट्स को नहीं सिखाया जा सकता है, ये इसकी लिमिटेशन है। देयर कैन बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द टीचर्स, अब हो सकता है उन टीचर्स की आपस में ना बने, या फिर उनके उनके थॉट्स, आइडियाज आपस में तालमेल ना खाए, तो ये भी लिमिटेशन है इसकी।
यहाँ तक क्लियर है ना, टीम टीचिंग तक? ओके। टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे कोई भी अगर स्कूल में भी अगर ऐसा हुआ हो, होता है वैसे, कि क्लासरूम के अंदर सभी बच्चों को इकट्ठा करके और फिर प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री या फिर कुछ भी लाइव टेलीकास्ट या कुछ भी चल रहा होता है, वो एक तरीके से टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है। It is defined as a strategic teaching approach to using videos to improve a student's comprehension, cognitive ability, social economical skills। तो इसे वीडियो के द्वारा जो वीडियो प्रेजेंटेशन के द्वारा यूज करके विद्यार्थी की समझ, संज्ञात्मक क्षमता, सामाजिक भावात्मक कौशल, इनमें इम्प्रूवमेंट आता है इस मेथड में। आगे इसके फायदे क्या हैं? मैनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड एक्सपर्ट्स आर ब्रोड टू द क्लासरूम थ्रू वीडियो प्रेजेंटेशन। अब अगर वहां पे अगर कोई भी एक्सपर्ट, सब्जेक्ट में कोई भी एक्सपर्ट हैं, उनको वीडियो के द्वारा क्लासरूम के अंदर ही लाया जा सकता है। स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर अडल्ट लर्नर्स, जो अडल्ट लर्नर्स होते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होता है। इजीली एक्सेसिबल फॉर लर्नर्स इन रिमोट एरियाज। अब अगर कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे ना ढंग के टीचर है, या फिर वो बहुत दूर दराज किसी जगह पर रहते हैं, तो वहां पे वीडियो प्रेजेंटेशन के द्वारा वो सीख सकते हैं। स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर सब्जेक्ट सच एज जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, इन सब्जेक्ट्स के लिए ये यूजफुल है। जैसे उनको ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ भी दिखाया जा रहा है, या फिर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनको कुछ भी इनसे रिलेटेड, इन सब्जेक्ट्स में ये ज्यादा हेल्पफुल है। इसकी डिसएडवांटेजेस आती है नेक्स्ट। लेस पॉसिबिलिटी फॉर टू वे कम्युनिकेशन, तो वीडियो के अंदर तो टू वे कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता है, ये इसकी लिमिटेशन है। इट कैन बी डिफिकल्ट टू एडजस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्केड्यूल्स फॉर द पीरियड ऑफ द टेलीकास्ट। अब मान लो कि अगर ऐसा है, कोई दूर रहता है, मतलब कोई अगर अपने घर से ही इसको करने की कोशिश कर रहा है, इस मेथड को यूज, तो ये हो सकता है कि एक तो क्लासरूम में जब सब लोग साथ बैठे हैं तब तो ठीक है, ये दिक्कत नहीं आएगी स्केड्यूल वाली। लेकिन जब सब अपने अलग अलग हैं, सब स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कि उनका जो टाइमिंग है, जो स्केड्यूल है, वो मैच ना करे। ये भी इसकी लिमिटेशन है। इस मेथड के बाद आता है ग्रुप डिस्कशन। Group discussion is a discussion between a group of participants on a given subject। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक टॉपिक, कोई भी विषय दे दिया जाता है और उसके ऊपर बैठकर ग्रुप के जो सदस्य होते हैं वो सारे आपस में डिस्कस करते हैं, अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं, उनको फिर उनके ऊपर डिस्कस करते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये ग्रुप छोटा भी हो सकता है और ग्रुप बड़ा भी हो सकता है, पर इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप डिस्कशन में स्मॉल ग्रुप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन, द स्टूडेंट्स टॉक अबाउट द गिवन टॉपिक टू प्रेजेंट फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड कंक्लूजन। वो अपने तथ्य, राय और निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। इट स्टिमुलेट्स स्टूडेंट्स थिंकिंग प्रोसेस टू एनालाइज एंड इंटीग्रेट फैक्ट्स and help in developing their abilities in presentation of their ideas। ये छात्रों की सोचने की प्रक्रिया को, तथ्यों का विश्लेषण, एकीकृत करने के लिए प्रेरित करता है और उनके विचारों को प्रस्तुत करने में उनकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। अब इसके लाभ क्या क्या होंगे? आपके जो दिमाग में आ रहा है इसके लाभ ग्रुप डिस्कशन के?
इस तरीके से पढ़ने के क्या लाभ हैं? आपस में अगर जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो हम जो डाउट्स होते हैं, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया है तो हो सकता है सामने वाले के व्यक्ति के पास भी वही डाउट हो, तो उससे हमारे डाउट्स जल्दी क्लियर हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। अपनी बात रखने का मौका मिलता है और दूसरे की बात सुनने का अवसर भी मिलता है, सीखने को मिलता है ग्रुप में। हाँ जी, बढ़िया। बेटर कोई एक्सप्रेशन के सब्जेक्ट को चांसेस अगर मिलते हैं। बोल लग बोलिए बोलिए। बेटर एक्सप्रेशन के चांसेस मिलते हैं। जी, रिफ्लेक्टिव लेवल का प्रैक्टिस होता है उसमें। आप अपना चिंतनशील अपनी अभिव्यक्ति इंडिपेंडेंटली आप रख सकता है स्टूडेंट। जी। और बोल रहे थे कोई ना कौन सी? सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट, हाँ कोई सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ग्रुप डिस्कशन में ना वो सब्जेक्ट इंटरेस्ट आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया बताया आपने। देखते हैं एडवांटेजेस जो इसमें दी गई है। इनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो जैसे कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, उसमें किसी ने कोई कोई अपना विचार शेयर किया और उसमें आपको लगता है कि नहीं ये ऐसे कैसे, तो हम क्या करते हैं, उसकी उसको क्रिटिकल वे में या फिर कैसे भी उसको पूछते हैं, मतलब आलोचनात्मक सोच हमारी विकसित होती है ऐसे। और इनहेंसेस कम्युनिकेशन। तो जब हम बहुत सारे लोगों से जब बात करते हैं तो कम्युनिकेशन तो इनहेंस होनी है। इनहेंसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और ग्रुप का जो भी कोई भी टॉपिक होता है तो ये डिसाइड करते हैं कि ये टॉपिक है, ये इस विषय पर चर्चा करनी है, या फिर ये कोई प्रॉब्लम है, इसको इसके बारे में बात करनी है, इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। ग्रुप डिस्कशन से प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं। प्रमोट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। इसके अंदर अब अगर नॉर्मल अगर कोई लेक्चर मेथड है तो उसके अंदर तो कोई इन्वॉल्वमेंट हो नहीं रहा है। अब अगर ग्रुप डिस्कशन है तो उसके अंदर ये इसका सबसे अच्छा फायदा है कि सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हेल्प्स इन गेनिंग डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, गेनिंग डेप्थ ऑफ नॉलेज। इसके अंदर डीप नॉलेज ग्रुप डिस्कशन से सामने निकल कर आ सकती है। हेल्प्स टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। जब हम अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं तो इससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। डिस्कवरिंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स। और ये प्रतिभाशाली छात्रों की भी खोज करने में हेल्पफुल है ये मेथड। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? कोई भी? इसमें चांसेस होता है कि हमारी टॉकिंग इरिलेवेंट भी हो सकता है, इरिलेवेंट डायरेक्शन में जा सकता है, अनप्रोडक्टिव डायरेक्शन में जा सकता है। देयर इज मोर चांसेस ऑफ वी कैन से दैट हाउलिंग, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, नॉइज हो सकता है बहुत ज़्यादा, इस तरह की चीज़ें हो सकती है ग्रुप डिस्कशन में, ये चीज़ें होती है। नॉर्मली ये स्टूडेंट्स क्या होता है दूसरे को बोलने नहीं देता है, तो ये सिचुएशंस आ जाती है, कई बार कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं, इसमें ये भी आता है। और पूरे ग्रुप का ही मतलब जो क्या कहते हैं आउटकम होता है, रिजल्ट होता है, वो निल हो जाता है। ये ग्रुप डिस्कशन का बहुत सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बहुत बढ़िया। ये सारी इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो ये दिया गया है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। ग्रुप डिस्कशन में टाइम कंज्यूम हो जाता है बहुत सारा। समटाइम्स लीड टू अनप्रोडक्टिव डिस्कशन। जैसा अभी बताया कि ये अनप्रोडक्टिव डिस्कशन भी हो सकता है कि जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है, बस ऐसे ही बातें हो रही हैं। क्रिएट पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द स्टूडेंट्स। अब डिस्कशन करते टाइम हो सकता है बच्चों के बीच में
उनके कुछ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं. इट मे क्रिएट इमोशनल स्ट्रेस एंड अनप्लीजेंट फीलिंग्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डोमिनेशन ऑफ सेशन बाय अ फ्यू स्टूडेंट्स. जैसे कुछ होते हैं जो थोड़ा हेजिटेट करते हैं और कुछ होते हैं जो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ ही बच्चे डोमिनेट कर ले उस पूरी डिस्कशन को और कुछ को बोलने का मौका ही ना दे. इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स. अब जैसे कि बहुत ही हाई लेवल की मैथ सिखानी है, तो अब वो ग्रुप ग्रुप डिस्कशन करके, या फिर कोई भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको ग्रुप में डिस्कस नहीं किया जा सकता. तो ये उन ये इसकी लिमिटेशन है. इसके बाद सेमिनार. सेमिनार में क्या होता है कि एक कोई भी टॉपिक होता है, उसके ऊपर पेपर को तैयार करना होता है और उस पेपर को फिर प्रेजेंट करना होता है ग्रुप के सामने, और फिर वो सब लोग आपस में फिर डिस्कस करते हैं उस पेपर के बारे में. इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्रुप डिस्कशन वेयर वन trainee or several prepare a paper on a given topic or problem, which is then presented to the whole group for discussion and analysis. तो वो पेपर को प्रेजेंट करने के बाद डिस्कस और उसको उसका विश्लेषण करते हैं. मेन स्टेज इन सेमिनार इज पेपर प्रेजेंटेशन is preparation of paper presentation of people and discussion. पेपर को प्रेजेंट करना और फिर डिस्कस करना, ये सेमिनार में होता है. अब इसके लाभ क्या क्या है? दिस मेथड गिव्स मोर इंडिपेंडेंट which helps in the development of presentation skills of the participant. तो इसके अंदर जो पेपर को प्रेजेंट करने वाला, जो उस टॉपिक को तैयार करने वाला होता है, वो उसको ज्यादा इंडिपेंडेंस मिलती है कि वो अपने तरीके से उसको कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, वो इम्प्रूव होती हैं. इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द ट्रेनी इज टू प्रिपेयर एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू अ पर्टिकुलर टॉपिक थ्रूली. तो वो उस जिस टॉपिक के ऊपर पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और फिर उसको प्रेजेंट करते हैं. इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू द ट्रेनी टुवर्ड्स प्रैक्टिकल ग्रुप लीडरशिप एंड अलाउज देम टू यूज एनालिटिकल स्किल्स, उनकी विश्लेषणात्मक कौशल, रिसर्च ऑन कंक्लूजन एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो ये सारी स्किल्स इंप्रूव होती हैं उनकी. उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस. इट मे कॉज स्ट्रेस टू पार्टिसिपेंट्स एंड इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग. इट रिक्वायर्स अ ग्रुप ऑफ ट्रेनी विथ फेयरली हाई लेवल ऑफ अकम्प्लिशमेंट. तो मतलब इसके लिए क्या करना होता है कि हमें उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और तो हो सकता है कि इस तरीके के पार्टिसिपेंट्स ना मिले सेमिनार के लिए, सेमिनार डिस्कशन के लिए. ये सारी इसकी लिमिटेशन है. नेक्स्ट है पैनल डिस्कशन. तो पैनल डिस्कशन जैसे कि जो क्रिकेट मैच शुरू होता है तो उससे पहले कुछ लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, वो सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, वो पैनल डिस्कशन का एग्जाम्पल है. पैनल डिस्कशन comprises of a small group of 6 to 8 people. They carry on an informal and guided discussion before the viewer. तो जो बाकी व्यूअर होते हैं, जैसे हम लोग बैठ के उनको देख रहे होते हैं और वो डिस्कशन कर रहे होते हैं. इसका एग्जाम्पल जैसे कि कोई पैनल डिस्कशन हो रहा है क्लाइमेट चेंज इश्यू के ऊपर, तो जो लीडर होता है, लीडर मस्ट टेक स्पेशल केयर टू सिलेक्ट द पैनल मेंबर्स. तो उन मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं जो भी टॉपिक है उसके बारे में अच्छे से बोल सकते हैं और उसके बारे में अच्छे से सोच सकते हैं. उनको एक्सपर्ट होने चाहिए एक तरीके से, वो जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड. इसके क्या एडवांटेजेस और लिमिटेशन है?
पैनल डिस्कशन आर मोर इंटरेस्टिंग बोले जा रहे हैं, फिर सुन रहे हैं। और एक है कि पैनल डिस्कशन में बहुत सारे 6 से 8 लोग होते हैं, ग्रुप होता है पूरा, और वो लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑडियंस होती है, लिसनर्स को भी सुनने में मजा आता है। यूजुअली ऑन ए सोशली रिलेवेंट इश्यू के ऊपर ही ये किया जाता है। लिमिटेशन इसकी, ब्रिंगिंग एक्सपर्ट्स कैन बी डिफिकल्ट ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। पैनल डिस्कशन में इसकी लिमिटेशन है ये। द व्यूअर्स आर नॉट इन्वॉल्व एक्टिवली। अब वो तो ठीक है, वो इतने सारे लोगों को सुन रहे हैं, पर वो सिर्फ सुन ही रहे हैं, वो कोई बीच में कोई सवाल जवाब या कोई कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग आता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में कौन बताएगा, क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग? अगर आपने कभी सुना है और कुछ भी पता है तो बता सकते हो। चलिए देखते हैं क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये वर्ड सुन के क्या लग रहा है? ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब इसके अंदर बहुत सारे विचार, जितने भी पार्टिसिपेंट्स, मान लो कोई भी टॉपिक ले लिया अब, और ये बोल दिया कि ये टॉपिक है, अब इससे रिलेटेड आपको जो भी पता है ना, जो भी, वो सब बताओ। इसके अंदर पहले ये नहीं देखते कि क्या अच्छी क्वालिटी के ही यही बताना है, यही बताना है, बस बताते जाना है जब तक कि आपके दिमाग में उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी विचार हैं वो खत्म ना हो जाए, तब तक बताते रहना है, बताते रहना है, बताते रहना है। और फिर जब एक बार ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो अच्छे, जो प्रोडक्टिव या फिर अच्छी क्वालिटी की जो बेस्ट कंक्लूजन वहां से निकल के आता है, फिर वो उसको लिस्ट करते हैं। इसके अंदर इट इज क्रिएटिव वर्क इन विच द ग्रुप मेंबर्स कंस्ट्रक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज स्पॉन्टेनियसली। एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे विचार, बहुत सारे आइडियाज वो देते जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप मेंबर्स होते हैं जो ऑन अ गिवन प्रॉब्लम फॉर इवेल्युएशन। कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसके ऊपर देते जाते हैं अपने आइडियाज। सेवरल राउंड्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग हैपन टिल ऑल द आइडियाज आर कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड। तो जब तक सबके विचार, सबके आइडियाज खत्म ना हो जाएं, तब तक वो शेयर करते जाते हैं। और बहुत सारे राउंड्स ब्रेनस्टॉर्मिंग के होते हैं। पार्टिसिपेंट्स आर देन, उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो बेस्ट वहां से निकल के आता है उसको लिस्ट करते हैं आफ्टर इवेलुएटिंग ऑल द आइडियाज। तो जितने भी आइडियाज हैं वो सभी को परखते हैं, देखते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद जो बेस्ट निकल के आता है उसको कंक्लूड करते हैं। इसकी एडवांटेजेस हैं, ये इनकरेज करता है क्रिएटिविटी को, दैट हेल्प ट्रेनर्स टू थिंक, प्रोड्यूस एंड एक्सप्लोर आइडियाज। तो मतलब कि वो जो भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अब बहुत, उन्हें अपने आइडियाज देने, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो उन्हें जो भी उनके दिमाग में है उसके लिए उन्हें सोचना पड़ेगा, और थॉट्स प्रोड्यूस करेंगे, आइडियाज आएंगे उनके दिमाग में, और बहुत सारे आइडियाज को वो एक्सप्लोर करते हैं इस मेथड में। स्कोप फॉर लार्जर पार्टिसिपेशन, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इसमें एक्सपर्ट ही होने चाहिए तभी हम ये डिस्कशन कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिमिटेशन है इसकी, इट इज नॉट अ वेरी सिस्टमेटिक वे टू स्टडी अ सब्जेक्ट। अब ये कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है, मतलब हम रैंडमली जो भी आ रहा है बस स्पॉन्टेनियसली दे शेयर करते जा रहे हैं, ये कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है। ट्रेनीज मे बी अनविलिंग टू पार्टिसिपेट। अब हो सकता है कि कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाह रहा, फिर भी उसे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें सभी को पार्टिसिपेट करना होता है।
ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आता है प्रोजेक्ट मेथड। दिस कैन बी, जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड का नाम सुनते ही आपने कभी ना कभी स्कूल में प्रोजेक्ट बनाया होगा या फिर आपने देखा होगा किसी और ने बनाया होगा, तो वो प्रोजेक्ट मेथड ही है। जैसे टीचर हमें प्रोजेक्ट देते थे और ग्रुप बना देते थे कि आप लोगों को ये प्रोजेक्ट तैयार करना है, और टीचर उसमें हमारी हेल्प करते थे, जब जो भी हमें हेल्प गाइड करते थे और हेल्प करते थे। दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बोथ अ स्मॉल ग्रुप एंड अ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। अब हो सकता है कि प्रोजेक्ट एक ग्रुप को भी बनाने के लिए दिया जाए या फिर एक जन को ही दिया जाए। वेरी लिटिल इज टॉट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। इसके अंदर टेक्स्ट बुक से बहुत ही कम सिखाया जाता है, और मेन फोकस किस पे होता है, वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है। जो रोट लर्निंग होती है, याद करना, रटना, मेमोरी में याद भरना, ये सब नहीं होता है इसमें। एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट मेथड से एक्सपेरिमेंट याद रखो। अब इसके फायदे क्या होंगे? अब इससे इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिटिकली सोचने की आदत को अपना पाते हैं, इसको डेवलप कर पाते हैं, और दे डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग इन टीम्स। मिलजुल कर साथ में काम करने की हैबिट भी उनकी बनती है। और इसकी लिमिटेशन है कि कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग में भी रिक्वायर्ड। अब हो सकता है उनका जो प्रोजेक्ट है, जो भी वो तैयार कर रहे हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, तो उन्हें एक मॉनिटरिंग टीचर को देनी पड़ती है बहुत ज्यादा। और एडिशनल रिसोर्सेज में भी रिक्वायर्ड। अब हो सकता है कि उन्हें और भी चीजें चाहिए हो, जो वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और भी एडिशनल कुछ चाहिए हो, और वो उन्हें ना मिल रहा हो, तो उसकी इसकी ये लिमिटेशन है। चलिए इतना ही है, अभी हम रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने, बाकी का कल पूरा करेंगे। अभी किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? आज जो हमने मेथड पढ़े हैं, कौन कौन से मेथड पढ़े हैं एक बार देखते हैं। लेक्चर मेथड पढ़ा, टीचिंग मेथड, टीम टीचिंग, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, ये सारे लार्ज ग्रुप में थे। और स्मॉल के हमने कहाँ तक पढ़े हैं? प्रोजेक्ट मेथड, 5 मेथड हमने पढ़े हैं स्मॉल ग्रुप मेथड के। और कुछ मेथड हैं जो इंडिविजुअलाइज्ड में भी और ग्रुप में भी, दोनों में कॉमन है। कौन कौन से हैं? ट्यूटोरियल है एक, तो ये स्मॉल ग्रुप में भी है और इंडिविजुअलाइज्ड में भी है। और प्रोजेक्ट मेथड भी दोनों में है, केस स्टडी भी दोनों में है। तो 2-3 मेथड कॉमन है। आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, प्रोजेक्ट मेथड तक। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रिवाइज करते हैं, आप लोग बताइएगा। क्या क्या पढ़ा है हमने आज? कौन कौन से मेथड पढ़े हैं? मैम हमने हम आज लैब लार्ज ग्रुप और मिडिल ग्रुप, मीडियम ग्रुप वाले में से हमने 5 पढ़े हैं, जिसमें से हमने लार्ज ग्रुप में व्याख्यान विधि पढ़ी, और उसके बाद हमने व्याख्यान व्याख्यान क्या होता है, टीम टीचिंग मेथड, वीडियो और टीवी प्रेजेंटेशन पढ़ा, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रोजेक्ट मेथड था। हाँ जी। और सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था आज की क्लास में? टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड। अच्छा, तो जो
लेक्चर मेथड के बारे में कौन बताएगा, इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और क्या करते हैं इसमें? जया जी बताइए। मैम व्याख्यान विधि में ये लार्ज नंबर मतलब बड़े स्तर पर व्याख्यान विधि होती है। इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसमें किसी एक टॉपिक को लेकर व्याख्यान दिया जाता है, जिसमें हम इसके एडवांटेज देखें तो हम एक बार में एक विषय पर बोल सकते हैं और मतलब एक साथ बहुत सारे बच्चों को बता सकते हैं। और डिसएडवांटेज में हम ऐसा देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, हो सकता है कि उनमें से कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं या फिर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है टॉपिक पे, उन्हें पसंद नहीं है या उनको कुछ मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ये व्याख्यान विधि। हाँ, और उनकी जो जैसे कि सबका इंटेलिजेंस लेवल भी अलग अलग होता है, इंटरेस्ट भी सबका अलग अलग होता है, तो हो सकता है कि वो मेल ना खा रही हो, तो पर टीचर तो एक ही तरीके से पढ़ा रहा है। यस मैम। और नेक्स्ट टीम टीचिंग कौन बताएगा? कोई भी, जया जी के अलावा कोई भी बताना चाहे? जो भी आपको याद है, जो भी समझ आया, कुछ भी बता दो। ग्रुप में मैम वो ग्रुप बना के वो पढ़ते हैं वो लोग स्टूडेंट। नहीं नहीं, टीम टीचिंग, वो तो आप ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहे हैं। टीम टीचिंग, अच्छा इसका नाम देखिए, टीम टीचिंग, तो मतलब इसमें टीचर है उन, वो एक से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा है, वो क्लास को पढ़ा रहे हैं। जी मैम। तो मैम उसमें ये होता है कि टीचिंग की पद्धति तो अलग अलग होती है उनमें, लेकिन उनके सोचने का विचार थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, तो हम मिलते नहीं, तो उससे भी स्टूडेंट को कई प्रकार का वो इस तरह से पढ़ने को मिलता है। जी हाँ, इससे जो टीचर्स होते हैं उनके बीच में भी घनिष्ठता आती है, और अलग अलग विचार सम्मिलित होते हैं, और इसकी लिमिटेशन क्या हो जाएगी? जया मैम जी। इसमें हाँ यस जी। मैम, इसमें हमें जो ऐसे टीचर्स है जो मिलकर वर्क कर सके, ऐसे टीचर्स मतलब जिनमें ऐसी क्वालिटी हो वो बहुत कम पाए जाते हैं। और इसके अंदर मतलब जो शिक्षक है, हो सकता है कि जो टीम बनाई है हमने, उनके विचार जो है मेल नहीं खाते हो, जिससे उनमें मन मुटाव हो, जिससे बच्चों की टीचिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। और इसमें टाइम और एनर्जी ये ज्यादा लगती है। यस मैम। ठीक है, और अगला वीडियो और टीवी प्रेजेंटेशन, उसमें क्या होता है? आशा जी, पद्मा जी, उमेश जी, आपने जो भी ध्यान आ रहा है कुछ भी बताइए, चुप मत रहिए। चलिए जया जी, आप बताइए। मैम इसमें हम बच्चों को इस तरह से टीच कर सकते हैं कि जैसे जो बच्चे हैं उन्हें हम किसी वीडियो के माध्यम से, इसमें हम बच्चों को वीडियो दिखाकर सिखा सकते हैं, जिससे कि बच्चों को देखकर मतलब जो चीज़ हम देखते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रह पाती है। तो इस समय ये फायदा होगा कि जो हम बच्चों को दिखाएंगे उससे बच्चों
को जल्दी से सीखने की क्षमता आएगी। और इसकी लिमिटेशन क्या हो जाएगी? ये मैम सिर्फ ओनली वीडियो देखकर, मतलब इसमें हम बच्चे इसमें कुछ बोल नहीं पाएंगे, ये वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा वीडियो में। बिल्कुल। और ग्रुप डिस्कशन आप ही बता दीजिए जया जी, बाकी लोग तो हैं ही नहीं क्लास के अंदर, विजय जी और जया जी को छोड़कर। नहीं मैम, हाउ कैन यू से लाइक दैट? आप लोग रिस्पोंड ही नहीं कर रहे हैं। चलिए उमेश जी आप बता दीजिए, ग्रुप डिस्कशन। As I said, group discussion earlier also, same topic, that here in the group discussions, na, we are unable to, may not reach to the concrete conclusion. That may be the one of the reason. आपने बताया था कि इसमें हो सकता है कि पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है यदि किसी बच्चे के साथ, तो आपस में वो दे मे क्वेरल, ये दैट मे बी द चांस, दैट मे बी चांस तक क्या है कि ये some students may dominate the full group, and some people may not be able to get the chance of speaking and expressing themselves. That may be the chances. ये हो सकता है, ये हो सकता है कि आप जैसे आपने बताया कि बिल्कुल कोई कंक्लूजन पे ही नहीं पहुंचे, बीच में ही केवल शोर शराबा होके रह गया, कि कोई मतलब यूजफुल मैटर पे डिस्कशन ही नहीं हुआ, बिल्कुल इधर उधर की बातें होने लगी बस डोमिनेट करने के चक्कर में। तो दैट मे बी द रीजन, चांसेस, चांसेस, यस। जी बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट कौन बताएगा सेमिनार के बारे में? मैं भी रहता हूँ मैम। जी हाँ, इसमें सेमिनार में होता है कि कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, प्रिपेयर करता है जो भी ऑरेटर होता है, ठीक है, और वो उस विषय पे वो बात कर, मतलब अपने जो भी शोध करता है, वो जो कुछ भी मतलब इकट्ठा करके लाता है सब मटेरियल्स को, वो उसको आप सब लोगों को बताता है, एंड इस तरह से मतलब बाकी लोगों को भी उसका लाभ मिलता है। तो ये वन वे हो गया ये कम्युनिकेशन, ये तो इसमें सेमिनार में, ठीक है, तो ये है ये सेमिनार वन का। वे नहीं होता, मतलब इसके अंदर बाकी जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। आ, अच्छा, ठीक है, तो ये है मेनली whoever इज द ओरेटर, जो वक्ता होता है उसका मैक्सिमम उसका रोल होता है उसमें। हाँ, ठीक ठीक है। है, जो लिसनर्स होते हैं दे आर नॉट दैट मच कंसिडर्ड एक्टिव इन दैट केस। वो होते हैं, मतलब उस वहां पे जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं वो सारे अपनी राय देते हैं, तो इसमें नहीं बोल सकते हम, पैनल डिस्कशन में ये बोल सकते हैं जो आप बोल रहे हैं ना, ये पैनल डिस्कशन के लिए ठीक है। कोई भी फील्ड का जब डिस्कशन होता है तो उसमें तो वो इंडिविजुअली उसमें होता ही है, क्वेश्चंस दे में भी इट में बी आस्क्ड, तो उस कंडीशंस में वो हो जाता है जी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है ठीक है। ओके नेक्स्ट पैनल डिस्कशन। मैम 6-8 लोगों का एक छोटा ग्रुप होता है, इसमें डिस्कशन होती है इनफॉर्मल। हाँ जी। और बताइए इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। मैम ये ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होती है ऑडियंस, दर्शकों के लिए। बिल्कुल। और डिसएडवांटेज क्या चाहिए? डिसएडवांटेज मैम ये कि मतलब कि जो
एक ही मंच पर मतलब कि विशेषज्ञों को ना हर किसी बहुत सारे विशेषज्ञों को लाना ये मुश्किल होता है और हर कोई एक्टिव नहीं रह सकता इसके अंदर। जी, बिल्कुल। और बचा है ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रोजेक्ट मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में बताइए। एनीवन? जी बताइए जया जी। मैम ब्रेनस्टॉर्मिंग में ऐसा होता है कि एक टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर बच्चों को सोचना होता है और अपने सोच कर उन विचारों को लिखना होता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि जैसे बच्चे हैं, उनको एक टॉपिक दे दिया, उन्हें इसमें से मतलब उनके ब्रेन में क्या क्या आ रहा है वो सारी चीजें उन्हें बतानी होती है और फिर उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। फिर लिस्ट बना के हम उसमें से बेस्ट टॉपिक को और किस पर अप्लाई करना है वो चीज को देखते हैं। इसका फायदा क्या होगा? इससे मैम इंटरेस्ट होगा, मतलब जो बच्चे होंगे उन्हें सोचने की क्षमता बढ़ेगी। मतलब जब किसी विषय पे हम सोचेंगे तो उनसे माइंड शार्प होगा और हमें बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। जी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। यस मैम। और लिमिटेशन? लिमिटेशन हो जाएगी कि हो सकता है वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते फिर भी उन्हें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और सिस्टमैटिक वे नहीं है ये एक। हाँ, सिस्टमेटिक वे नहीं है ये। अगला प्रोजेक्ट मेथड और बचा हुआ है, इसके बारे में और बता दो कोई। स्मॉल ग्रुप होता है और इसमें हाँ, मतलब बुक्स से कम, बहुत कम मैटर लिया जाता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ठीक है। हाँ, इसमें जो रटना पढ़ना याद रखना ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और और ये बताइए कि प्रोजेक्ट मेथड है वो कौन सी, हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी ना, एक तो लार्ज ग्रुप वाली, स्मॉल ग्रुप वाली, इंडिविजुअलाइज वाली। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किस में आता है? ये इंडिविजुअल में आई। हाँ, और स्मॉल ग्रुप में भी आता है, ये दोनों में स्मॉल आता ग्रुप है। में। यस मैम। हाँ। जी मैम। हाँ जी। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होंगी प्रोजेक्ट की? मैम इसमें ज़्यादा मतलब साधन चाहिए होंगे इसके अंदर, तो वो जी। पूरे नहीं हो सकते होंगे। हम्म। और कॉन्टिन्यूअस टीचर को निगरानी रखनी पड़ती है बच्चों की। ठीक है, तो ये था आज के लिए। प्रेयर करा दो कोई, आप में से कौन कराएगा? जया जी करा दीजिए।